हेलो एवरीवन, दिस इज कुंदन कुमार। वेलकम टू लर्निंग सेशंस। अगर आप भी सर्टिफाइड अकाउंटिंग एंड ऑडिट प्रोफेशन की प्रिपरेशन कर रहे हो तो हमारे पास पेपर 2 जिसका नाम है बैंकर्स हैंडबुक ऑन ऑडिटिंग का फुल कोर्स अवेलेबल है, जिसके अंदर हम आपको प्रोवाइड करवाते हैं कॉन्सेप्चुअल वीडियोस जो कि हमारी हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज के मिक्स में अवेलेबल होते हैं। इसी के साथ हम आपको मॉक टेस्ट, मेगा मॉक टेस्ट और ई पीडीएफ नोट्स भी प्रोवाइड करते हैं, जिनकी हेल्प से आप इजीली रिवीजन कर सकते हो। और ये जो हमारी लाइव क्लास होती है वो आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में भी मिल जाती है। तो अगर आप सिस्टमैटिक वे में पेपर 2 की प्रिपरेशन करना चाहते हो तो फटाफट से हमारे कोर्स में एनरोल कर लीजिए। हमारे जो कोर्सेज है वो इजीली एक्सेसिबल है। अगर आप एक एंड्रॉइड यूजर हो तो IITF लर्निंग सेंटर एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए गूगल प्ले स्टोर से। और अगर आप एक iOS यूजर हो तो माई इंस्टीट्यूट आप डाउनलोड कर लीजिए ऐप स्टोर से, और वहां पे आपको ऑर्गेनाइजेशन कोड यूज करना है GEGKD। तो फटाफट से इन एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए, हमारे कोर्सेज में एनरोल कर लीजिए। और अगर आप अभी हमारे कोर्स में एनरोल करते हो तो आपको लगभग 82% का ऑफ मिल जाता है हमारे कोर्सेज पे, जिसके लिए आपको कूपन कोड यूज करना है आशीष। तो फटाफट से इस कूपन कोड का यूज करके हमारे कोर्स में एनरोल कर लीजिए। और हमारे टेलीग्राम चैनल को भी जरूर ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि हम इसमें एग्जाम से रिलेटेड, क्लासेस से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं वो डालते रहते हैं। और अगर आपको भी किसी भी तरह की क्वेरी आती है तो आप इस चैनल पे मैसेज कर सकते हो। तो फटाफट से हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए ताकि कोई इंपॉर्टेंट अपडेट आपसे मिस ना हो जाए। इसका लिंक आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो आज इस लेक्चर में हम लोग रिस्क बेस्ड सुपरविजन के बारे में पढ़ने वाले हैं, और इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो फटाफट से इस सेशन को शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, कलीग्स के साथ, ताकि वो भी इस सेशन का बेनिफिट ले सके। तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले रिस्क बेस्ड सुपरविजन होता क्या है, इसका यहाँ पर मतलब समझ लेते हैं। ठीक है, देखो इंडिया के अंदर जो RBI है वो यहाँ पर बैंकों को सुपरवाइज और रेगुलेट करने का काम जो है वो करता है। ठीक है, और रिस्क बेस्ड सुपरविजन बेसिकली यहाँ पर सुपरविजन की ही एक अप्रोच होती है, एक मेथड होता है जिसका यूज करके जो RBI है वो बैंकों को सुपरवाइज करता है। ठीक है, रिस्क बेस्ड सुपरविजन सुपरविजन की एक ऐसी अप्रोच होती है जिसके अंदर RBI सबसे पहले बैंक जो भी यहाँ पर रिस्क फेस कर रहे हैं उनको असेस करता है, उनको आइडेंटिफाई करता है, और उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर बैंकों की सुपरविजन करता है, अपने एफर्ट्स लगाता है और मॉनिटरिंग करता है। जैसे एग्जांपल के मान के चलो हमारा यहाँ पर RBI है। ठीक है, और यहाँ पर 3 बैंक है A, B और C। तो RBI का काम है इन बैंकों को सुपरवाइज करना और रेगुलेट करना। ठीक है, तो RBI ने इस अप्रोच के अंदर सबसे पहले क्या किया, ये आइडेंटिफाई किया कि ये जो बैंक्स हैं वो यहाँ पर कितना रिस्क जो है वो फेस कर रहे हैं। तो मान के चलो जो A बैंक है वो यहाँ पर हाई रिस्क फेस कर रहा है, यानी कि बहुत ज्यादा रिस्क फेस कर रहा है, यानी कि ये ऐसे फंक्शन परफॉर्म कर रहा है जिससे इसके लॉस होने के चांसेस ज्यादा है। ठीक है, उसके बाद जो B बैंक है वो यहाँ पर मीडियम रिस्क फेस कर रहा है, यानी कि ना ज्यादा ना कम, मीडियम। ठीक है, और जो C बैंक है वो यहाँ पर लो रिस्क फेस कर रहा है। क्या कर रहा है, लो रिस्क फेस कर रहा है। ठीक है, अब RBI जो है ये जो रिस्क का लेवल है इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर सुपरविजन कर रहा है। जैसे कि जो A बैंक है इसका जो रिस्क का परसेंटेज है वो हाई है, तो इसके ऊपर जो सुपरविजन है, रेगुलेशन है वो ज्यादा की जाएगी। और जो B है उसके ऊपर C से थोड़ा ज्यादा, A से थोड़ा कम, और C के ऊपर थोड़ी कम यहाँ पर सुपरविजन की जाएगी। और इसी अप्रोच को हम क्या कहते हैं, रिस्क बेस्ड सुपरविजन। जैसे अगर मान के चलो जो RBI है वो बैंकों को रेगुलेट करने के लिए, सुपरवाइज करने के लिए ऑन साइड ऑन साइट इंस्पेक्शन और ऑफ साइट इंस्पेक्शन इनका यहाँ पर यूज करता है। ठीक है, तो ये जो बैंक है वो यहाँ पर ज्यादा रिस्क ले रही है तो इसके ऊपर ज्यादा सुपरविजन करने की जरूरत है। तो RBI यहाँ पर क्या करता है, इस बैंकों की तीन ऑन साइड और 3 ऑफ साइड यहाँ पर इंस्पेक्शन करता है। ठीक है, उसके बाद B बैंक है, ये यहाँ पर थोड़ा सा कम रिस्क है तो यहाँ पर दो ऑन साइड और 2 ऑफ साइड इंस्पेक्शन की जाती है। और यहाँ पर रिस्क बहुत ज्यादा कम है तो यहाँ पर एक यहाँ पर इंस्पेक्शन की जाती है। क्लियर है आपको यहाँ पर। तो रिस्क बेस्ड सुपरविजन अप्रोच एक ऐसी अप्रोच होती है जिसके अंदर सबसे पहले बैंक जो भी यहाँ पर रिस्क फेस करे उसको हम असेस करते हैं, और उसके हिसाब से हम बैंकों को सुपरवाइज करते हैं, अपने सुपरवाइजरी एफर्ट्स लगाते हैं और रिसोर्सेस लगाते हैं। तो आप देखोगे कि RBI अपने रिसोर्सेस और एफर्ट्स को ज्यादा किसको सुपरवाइज करने के लिए यूज कर रहा है, तो A बैंक को। और ये जरूरी भी है, ये यहाँ पर जरूरी भी है। पहले क्या होता था कि सभी बैंकों को एक जैसा ही यहाँ पर रेगुलेशन की जाती है, जो कि अप्रोच यहाँ पर सही नहीं है। ठीक है, आप सोच के देखो, जो ज्यादा रिस्क है उसके ऊपर ज्यादा रिसोर्सेज लगाओ, जो कम रिस्क है उसके ऊपर कम लगाओ, यूनिफॉर्म लगाने का कोई फायदा ही नहीं है। ठीक है, अब इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है उसको हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिफाइंस रिस्क बेस्ड सुपरविजन, इसमें से कौन सी ऐसी स्टेटमेंट है जो कि यहाँ पर अच्छे तरीके से रिस्क बेस्ड सुपरविजन को डिफाइन करे। तो मीनिंग मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है तो आप आसानी से इसका आंसर कर सकते हो।
पहली स्टेटमेंट देखो, ए सुपरवाइजरी अप्रोच दैट प्रायोरिटाइज द असेसमेंट एंड मिटिगेशन ऑफ रिस्क इन बैंकिंग ऑपरेशन। तो ये एक ऐसी अप्रोच होती है जिसके अंदर जो बैंकिंग ऑपरेशन होते हैं उससे रिलेटेड जो भी रिस्क होता है उनको हम असेस करते हैं और उनको मिटिगेट करने की कोशिश करते हैं। तो बिल्कुल ये डिफाइन कर रहा है। उसके बाद आरबीएस एलोकेट सुपरवाइजरी रिसोर्सेज बेस्ड ऑन परसीव्ड लेवल ऑफ रिस्क ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। तो आरबीएस अप्रोच के अंदर एक बैंक या फिर जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है वो जो भी रिस्क फेस करिए उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर सुपरवाइजरी रिसोर्सेज को यूज करते हैं, एलोकेट करते हैं, ये भी स्टेटमेंट डिफाइन करती है। उसके बाद आरबीएस रिक्वायर्स इक्वल अटेंशन टू ऑल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस रिगार्डलेस ऑफ देयर रिस्क प्रोफाइल। तो ये स्टेटमेंट यहाँ पर गलत है। जैसे मैंने आपको बताया है कि जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बैंक ज्यादा रिस्क ले रही है तो उसके ऊपर ज्यादा ध्यान देती है, ज्यादा अटेंशन देती है आरबीआई, और जो कम रिस्क ले रही है उसके ऊपर कम यहाँ पर ध्यान जो है वो दिया जाता है। तो यूनिफॉर्म और इक्वल अटेंशन देने की जरूरत नहीं होती है। उसके बाद आरबीआई फोकस ऑन इफेक्टिवनेस ऑफ इंस्टीट्यूशंस रिस्क मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस। तो ये भी स्टेटमेंट यहाँ पर डिफाइन करती है, यानी कि आरबीआई सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर रिस्क को आइडेंटिफाई नहीं करती है बल्कि इस रिस्क को मैनेज करने के लिए जो बैंक है उसकी जो रिस्क मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस है वो कैसी है उसको भी यहाँ पर आरबीआई जो है वो चेक करती है। तो हमारा जो आंसर रहेगा वो रहेगा फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ। तो ऑप्शन बी इज अ करेक्ट आंसर। जो थर्ड स्टेटमेंट है वो यहाँ पर रिस्क बेस्ड सुपरविजन को डिफाइन नहीं कर रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ऑब्जेक्टिव ऑफ आरबीआई। तो इसमें से कौन सा ऐसा ऑब्जेक्टिव है जो कि रिस्क बेस्ड सुपरविजन का ऑब्जेक्टिव नहीं है। पहला, आइडेंटिफाई एंड मिटिगेट एमर्जिंग रिस्क इन द फाइनेंशियल सिस्टम। तो हमारा जो फाइनेंशियल सिस्टम है उसके अंदर जो भी रिस्क है उसको आइडेंटिफाई करना और उसको मिटिगेट करना ताकि हमारा फाइनेंशियल सिस्टम स्टेबल रह सके। तो ये एक इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव होता है आरबीएस का। नेक्स्ट है, allocate supervisory resources equally to all institutions। तो जो हमारे सुपरवाइजरी रिसोर्सेज है उसको हम इक्वली सभी इंस्टीट्यूशंस के लिए यहाँ पर यूज करेंगे और एलोकेट करेंगे। तो ये हमारा ऑब्जेक्टिव नहीं होता है, ठीक है। उसके बाद एनकरेज बैंक टू डेवलप रिवोस्ट रिस्क मैनेजमेंट फ्रेमवर्क। तो ये भी हमारा ऑब्जेक्टिव होता है। जो हमारा आरबीआई है वो बैंकों को एनकरेज करता है कि भाई आप जो भी रिस्क ले रहे हो ना उसको मैनेज करने के लिए एक अच्छा रिस्क मैनेजमेंट फ्रेमवर्क को डेवलप करो और उसको यूज करो ताकि रिस्क को प्रॉपर्ली मैनेज किया जा सके। उसके बाद इंप्रूव द इफेक्टिवनेस ऑफ सुपरवाइजरी एक्टिविटीज। तो जो आरबीआई है वो खुद अपनी एफिशिएंसी को इंक्रीज करना चाहता है, अपनी जो सुपरवाइजरी एक्टिविटीज है उनकी इफेक्टिवनेस को इंप्रूव करना चाहता है। तो बिल्कुल ये हमारा ऑब्जेक्टिव होता है। तो जो ऑप्शन बी है वो हमारा करेक्ट आंसर रहेगा, क्योंकि जो एलोकेट सुपरवाइजरी रिसोर्सेज इक्वली टू ऑल इंस्टीट्यूशन ये हमारा ऑब्जेक्टिव नहीं होता है आरबीएस का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पर क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रीजन फॉर स्विच ओवर टू रिस्क बेस्ड सुपरविजन। ठीक है, अब मेरा आपसे एक क्वेश्चन है कि क्या आरबीआई पहले से यहाँ पर रिस्क बेस्ड सुपरविजन को यूज करता था बैंकों को सुपरवाइज करने के लिए। तो हमारा जो आंसर है वो रहेगा नहीं। पहले जो था आरबीआई यहाँ पर नॉर्मल अप्रोच का यूज करता था बैंकों को सुपरवाइज करने के लिए, पर कुछ चीजें ऐसे हुई, कुछ ऐसे रीजंस हुए जिसकी वजह से जो आरबीआई है उसको रिस्क बेस्ड सुपरविजन को अडॉप्ट करना पड़ा। तो वो रीजंस यहाँ पर कौन से हैं। पहला, इंक्रीज ऑटोनॉमी ग्रांटेड टू बैंक्स फॉर वेरियस एक्टिविटीज। ठीक है, तो बैंकों को यहाँ पर काफी ज्यादा ऑटोनॉमी फ्रीडम यहाँ पर प्रोवाइड की गई, जैसे कि जो इंटरेस्ट रेट है, जो यहाँ पर इंटरेस्ट है वो बैंक खुद से डिसाइड कर सकता है कि डिपॉजिट पे उन्हें कितना इंटरेस्ट रेट पे करना है और लोन पे कितना इंटरेस्ट रेट चार्ज करना है। इसके अलावा कुछ यहाँ पर फंक्शनल इंडिपेंडेंस भी प्रोवाइड की, जैसे कि वो रिक्रूटमेंट अपने स्टाफ की यहाँ पर खुद से कर सकते हैं। तो इस रीजन की वजह से यहाँ पर रिस्क बेस्ड सुपरविजन को अडॉप्ट करना पड़ा। तो ये हमारा रीजन है। नेक्स्ट है ग्रोइंग डाइवर्सिटी एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ बैंकिंग बिजनेस। तो जैसे जैसे समय आगे बढ़ा तो हमारा जो बैंकिंग बिजनेस है उसमें काफी ज्यादा यहाँ पर डाइवर्सिटी आ गई और कॉम्प्लेक्सिटी आ गई। आज के टाइम में आप देखोगे तो एक बैंक यहाँ पर काफी ज्यादा प्रोडक्ट एंड सर्विसेज ऑफर करता है और इस कॉम्प्लेक्सिटी को देखते हुए, डाइवर्सिटी को देखते हुए इस अप्रोच को हमें अडॉप्ट करना पड़ा। तो ये भी हमारा रीजन है। उसके बाद टू नीड टू कंप्लाई विद न्यू बेसल अकॉर्ड। तो जो हमारे न्यू बेसल अकॉर्ड है, जैसे बेसल थर्ड हो गया, उसकी प्रोविजंस के साथ कंप्लाई करने के लिए आरबीआई को इसे अडॉप्ट करना पड़ा। तो ये भी रीजन है। नेक्स्ट, इंक्रीज रेगुलेटरी बर्डन ऑन ऑल बैंक्स। तो जितने भी हमारे बैंक्स हैं उनके ऊपर रेगुलेटरी बर्डन को यहाँ पर आरबीआई इंक्रीज करना चाहता था, इसीलिए उसने इसको अडॉप्ट किया। तो ये हमारा गलत होगा। तो ये हमारा रीजन नहीं है। देखो आरबीआई का ये ऑब्जेक्टिव है ही नहीं कि वो बैंकों के ऊपर रेगुलेटरी बर्डन को इंक्रीज करे। उसका मतलब ये है कि जो बैंक है वो बस सही तरीके से काम करे। ठीक है, तो ये हमारा रीजन है। बाकी तीन इंपॉर्टेंट रीजन, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। तो हमारा जो आंसर रहेगा वो हमारा रहेगा ऑप्शन ए। क्या रहेगा? ऑप्शन ए। ठीक है, इसके अलावा जो कंपटीशन है वो भी एक रीजन है। जैसे कि कंपटीशन आपको पता है ये बहुत ज्यादा बढ़ गया है, अब तो ग्लोबली यहाँ पर बैंक ऑपरेट करते हैं तो कंपटीशन और भी यहाँ पर बढ़ गया है। तो ये भी एक रीजन हो सकता है। ठीक है,
नेक्स्ट बात करते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सुपरवाइजरी टूल अंडर आरबीआई। तो अगर हम रिस्क बेस्ड सुपरविजन की बात करें तो ऐसा कौन सा टूल है जो कि आरबीआई यूज नहीं करता है सुपरविजन करने के लिए। पहला, ग्रेटर ऑफसाइट सर्विलेंस, स्ट्रक्चर्ड मीटिंग्स विद बैंक्स, कमीशनड एक्सटर्नल ऑडिट। तो मेरा जो आंसर रहेगा ना वो ऑप्शन डी रहेगा, नन ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि ये तीन इंपॉर्टेंट टूल है जो कि यहाँ पर आरबीआई यूज करता है बैंकों को सुपरवाइज करने के लिए रिस्क बेस्ड सुपरविजन के अंदर। ठीक है, अब ये टूल क्या है तो उसको हम थोड़ा डिटेल में यहाँ पर डिस्कस करते हैं, कुछ अदर टूल्स के बारे में भी डिस्कस करते हैं। तो पहले बात करते हैं यहाँ पर ग्रेटर ऑफ साइट सर्विलेंस। ठीक है, ऑफ साइट सर्विलेंस के अंदर जो हमारा आरबीआई है, जो हमारे यहाँ पर आरबीआई है, वो बिना बैंक प्राइमेसिस में जाए बैंकों को सुपरवाइज करता है। जैसे कि हमारा जो आरबीआई है वो यहाँ पर बैंकों से डिफरेंट डिफरेंट जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं या फिर जो अदर इंपॉर्टेंट रिकॉर्ड्स है बैंक के फंक्शन से रिलेटेड, ट्रांजेक्शन से रिलेटेड, उनको यहाँ पर मंगवाता है आरबीआई अपने पास। ठीक है, और उस स्टेटमेंट्स को स्टडी करता है और उसके यहाँ पर देखता है कि बैंक यहाँ पर सही तरीके से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो आरबीआई है वो बिना बैंक प्राइमेसिस में जाए बैंकों को यहाँ पर क्या कर रहा है, सुपरवाइज कर रहा है और रेगुलेट कर रहा है। तो ये हमारा ग्रेटर ऑफसाइट सर्विलेंस कहलाता है और ये इंपॉर्टेंट टूल है। इसके अंदर जो आरबीआई एडवांस डाटा एनालिसिस और रिस्क असेसमेंट टेक्निक का यूज करता है ताकि वो बैंकिंग एक्टिविटीज और फाइनेंशियल हेल्थ को रिमोटली यहाँ पर मॉनिटर कर पाए। नेक्स्ट है टारगेटेड ऑनसाइट इंस्पेक्शन। तो ऑनसाइट इंस्पेक्शन के अंदर जो आरबीआई है वो बैंक प्राइमेसिस में जाकर बैंक की चेकिंग करता है, वेरिफिकेशन करता है उनके फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स की। जैसे जो आरबीआई है वो यहाँ पर ए बैंक को सुपरवाइज करना चाहता है तो वो क्या करेगा, पहले ए बैंक में अपने आदमी भेजेगा, अपने ऑफिसर्स भेजेगा, वो ए बैंक में जाकर जितने भी फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, उनको यहाँ पर देखेगा और यहाँ पर इंश्योर किया जाएगा कि वो प्रॉपर तरीके से काम कर रहे हैं। तो वो क्या है, टारगेटेड ऑन साइट इंस्पेक्शन। ठीक है, उसके बाद है स्ट्रक्चर्ड मीटिंग विद बैंक। इसके अंदर क्या है कि जो हमारे आरबीआई के ऑफिशियल्स हैं वो यहाँ पर जो बैंक के ऑफिशियल्स हैं, बैंक के जो एम्प्लॉयज हैं, बैंक के जो मैनेजमेंट है उसके साथ मीटिंग्स कंडक्ट करेगी जिसके अंदर बैंक से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट इश्यूज के बारे में डिस्कशन की जाएगी और इन इश्यूज को कैसे सॉल्व किया जा सकता है उसके बारे में यहाँ पर डिस्कशन जो है वो की जाएगी। नेक्स्ट है कमीशन एक्सटर्नल ऑडिट। कई बार जो आरबीआई है वो यहाँ पर एक्सटर्नल ऑडिट को भी अपॉइंट करता है कि वो यहाँ पर जाए, बैंक की चेकिंग करे, उनकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट की यहाँ पर चेकिंग करे और आरबीआई को उसके बारे में यहाँ पर बताए। ठीक है, तो एक्सटर्नल ऑडिटर का भी यहाँ पर यूज किया जा सकता है। उसके बाद है स्पेसिफिक सुपरवाइजरी डायरेक्शन। कई बार जो हमारा आरबीआई है वो किसी बैंक के लिए कुछ स्पेसिफिक सुपरवाइजरी डायरेक्शन यहाँ पर इशू करता है। जैसे एक बैंक है वो सही तरीके से ऑपरेट नहीं कर रही है तो उसको कुछ स्पेसिफिक डायरेक्शन देगा जिसको फॉलो करना उस बैंक के लिए कंपलसरी होगा। ठीक है, नेक्स्ट है न्यू पॉलिसीज नोटिस। ठीक है, तो जो भी पॉलिसीज बनाता है आरबीआई उसके बारे में नोटिस यहाँ पर प्रोवाइड करता है किसी बैंकों को और बैंक उसको फॉलो करती है जिससे सुपरविजन यहाँ पर प्रॉपर तरीके से हो पाती है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टूल्स हैं जो कि आरबीआई यूज करता है रिस्क बेस्ड सुपरविजन के अंदर बैंकों को सुपरवाइज करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, डैश इज अ डिटेल्ड क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव असेसमेंट ऑफ बैंक रिस्क इज मेड ऑन ऑनगोइंग बेसिस थ्रू अ कॉम्बिनेशन ऑफ साइट एंड ऑन साइट रिस्क डिस्कवरी प्रोसेस। ठीक है, तो इसका जो आंसर है वो पहले मैं आपको बता दूं, ऑप्शन ए सुपरवाइजरी प्रोग्राम फॉर असेसमेंट ऑफ रिस्क एंड कैपिटल इज द करेक्ट आंसर। तो सुपरवाइजरी प्रोग्राम फॉर असेसमेंट ऑफ रिस्क कैपिटल एक ऐसा प्रोग्राम है जिसके अंदर जो आरबीआई है वो यहाँ पर डिटेल्ड क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव असेसमेंट करता है बैंक के रिस्क के, यानी कि बैंक यहाँ पर कौन कौन से रिस्क फेस कर रहा है और ये जो असेसमेंट की जाती है वो यहाँ पर ऑन गोइंग बेसिस पे की जाती है। और आरबीआई जो है वो रिस्क को असेस करने के लिए यहाँ पर ऑफ साइट और ऑन साइट रिस्क डिस्कवरी प्रोसेस दोनों का ही यहाँ पर यूज करता है। तो मेन पर्पज इस प्रोग्राम क्या क्या होता है कि ये आइडेंटिफाई किया जा सके कि जो बैंक है ये यहाँ पर कौन कौन सा रिस्क जो है वो फेस कर रहा है और उसका क्या इंपैक्ट पड़ सकता है यहाँ पर बैंक के ऊपर। क्लियर है, इस फ्रेमवर्क के अंदर जो हमारा आरबीआई है वो इंटीग्रेटेड रिस्क एंड इंपैक्ट स्कोरिंग मॉडल का यूज करता है जिसकी हेल्प से वो जान पाता है कि जो बैंक है वो ओवरऑल कितना रिस्क यहाँ पर फेस कर रही है और उस रिस्क का क्या पोटेंशियल इंपैक्ट पड़ सकता है बैंक के ऑपरेशंस के ऊपर, फाइनेंशियल हेल्थ के ऊपर और रेगुलेटरी कैपिटल रिक्वायरमेंट के ऊपर। ठीक है, अब इंटीग्रेटेड रिस्क इंपैक्ट स्कोरिंग मॉडल जो भी स्कोर देता है उसके यहाँ पर सुपरवाइजरी रेटिंग प्रोवाइड की जाती है आरबीआई के द्वारा और इस सुपरवाइजरी रेटिंग के हिसाब से ही यहाँ पर सुपरविजन की जाती है। जैसे रेटिंग अगर खराब है, रिस्क बहुत ज्यादा ले रही है बैंक, तो उस केस में सुपरविजन ज्यादा की जाएगी और अगर नहीं है तो कम की जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द फंक्शन ऑफ इंटीग्रेटेड रिस्क एंड इंपैक्ट स्कोरिंग मॉडल अंडर स्पार्क फ्रेमवर्क।
तो हमारे यहाँ पे जो स्पार्क फ्रेमवर्क है उसके अंदर जो हम इंटीग्रेटेड रिस्क इंपैक्ट स्कोरिंग मॉडल का यूज करते हैं उसका फंक्शन क्या होता है, जिसके बारे में ऑलरेडी मैंने आपको बताया। ऑप्शन ए क्या है, इट इज यूज टू इवेलुएट कस्टमर सेटिस्फेक्शन विद बैंकिंग सर्विस। तो एक कस्टमर बैंकिंग सर्विसेज से कितना सेटिस्फाइड है उसे हम इवेलुएट करना चाहते हैं। या फिर डिटरमाइन द नंबर ऑफ ब्रांचेस ऑफ अ बैंक शुड बी ओपन इन अ स्पेसिफिक रीजन। तो ये बताता है कि एक बैंक को अपनी कितनी ब्रांचेस ओपन करनी चाहिए एक स्पेसिफिक रीजन के अंदर। इट assesses the risk level of bank and estimate the potential consequences of risk। तो ये असेस करता है कि बैंक यहाँ पर कितना रिस्क ले रहा है, उसका रिस्क का लेवल क्या है और उसका क्या इंपैक्ट पड़ सकता है, क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, उनको असेस करता है। या फिर इट एनालाइजेस एम्प्लॉय परफॉर्मेंस विद इन द बैंक ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्टेज इन स्पार्क फ्रेमवर्क फॉर सुपरवाइजरी असेसमेंट। ठीक है, तो जब आरबीआई यहाँ पर स्पार्क फ्रेमवर्क का यहाँ पर यूज करता है तो उसके अंदर कई स्टेजेस यहाँ पर होते हैं जिनको फुलफिल करके हम यहाँ पर स्पार्क फ्रेमवर्क को इंप्लीमेंट करते हैं। वो स्टेजेस इसमें से कौन कौन से हैं? पहला, इनहेरेंट रिस्क असेसमेंट, ऑन साइट ऑफ साइट इंस्पेक्शन, कंप्लायंस असेसमेंट और ऑन साइट इंस्पेक्शन। तो सबसे पहले इसका जो आंसर है वो हम डिस्कस कर लेते हैं। तो ऑप्शन डी इज अ करेक्ट आंसर। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। तो ये सारे के सारे हमारे यहाँ पर स्टेजेस होते हैं स्पार्क फ्रेमवर्क के अंदर, और ये सारे स्टेजेस को आरबीआई को पार जो है वो करना होता है। पहला स्टेज है इनहेरेंट रिस्क असेसमेंट। इनहेरेंट रिस्क असेसमेंट के अंदर सबसे पहले बैंक यहाँ पर जो भी रिस्क फेस कर रहा है उसको यहाँ पर असेस किया जाता है। जैसे कि क्रेडिट रिस्क कितना है, ऑपरेशनल रिस्क कितना है, मार्केट रिस्क कितना है, इंटरेस्ट रेट रिस्क कितना है, इन सभी को यहाँ पर असेस किया जाता है ताकि ओवरऑल बैंक यहाँ पर कितना रिस्क फेस कर रहा है उसके बारे में यहाँ पर पता लगाया जा सके। ठीक है, उसके बाद ऑफसाइट इंस्पेक्शन। ऑफसाइट इंस्पेक्शन यहाँ पर परफॉर्म की जाती है, यानी कि हमारे जो बैंक है उससे डिफरेंट डिफरेंट डाटा इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर मंगाए जाते हैं और आरबीआई उसको एनालाइज करता है, स्टडी करता है, उसके बेस पर इंस्पेक्शन करता है। उसके बाद एक कंप्लायंस असेसमेंट। कंप्लायंस असेसमेंट के अंदर देखा जाता है कि जो हमारा बैंक है वो आरबीआई के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है उनको प्रॉपर्ली फॉलो कर रहा है कि नहीं, जो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट की प्रोविजंस है उनको फॉलो कर रहा है कि नहीं। ऑन साइट इंस्पेक्शन के अंदर आपको पता ही है कि बैंक प्राइसेस में जाकर सारी चेकिंग यहाँ पर की जाती है। तो ये सारी स्टेजेस इंक्लूड होते हैं। तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट देखो, व्हाट डज आईआरएस मॉडल असेस टू डिटरमाइन बैंक्स रिस्क ऑफ फेलियर। ठीक है, तो यहाँ पर आईआरएस मॉडल का यहाँ पर फुल फॉर्म हमारा यहाँ पर क्या है, इंटीग्रेटेड रिस्क इंपैक्ट स्कोरिंग मॉडल। तो इसका थोड़ा सा नाम यहाँ पर डिफिकल्ट है, इसको याद कर लीजिए, इसको शॉर्ट में हम आईआरएस कहते हैं। ठीक है, क्या है हमारा इंटीग्रेटेड रिस्क इंपैक्ट स्कोरिंग मॉडल। तो यहाँ पर ये जो क्वेश्चन था वो बेसिकली पूछ रहा था कि जो हमारा आईआरएस मॉडल है वो बेसिकली जब बैंक का रिस्क ऑफ फेलियर को डिटरमाइन करता है तो वो क्या क्या चीजें यहाँ पर कंसीडर करता है, मतलब क्या क्या चीजें को असेस करता है। तो सबसे पहली चीज आपको बताऊं कि जो आईआरएस मॉडल है उसका फंक्शन क्या है, कि यहाँ पर बैंक ओवरऑल यहाँ पर रिस्क कितना फेस कर रहा है, ये इंपॉर्टेंट फंक्शन है। ठीक है, और उस रिस्क का हमारी जो बैंक है उसके ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ेगा, उसके ऑपरेशन पे, उसकी फाइनेंशियल पोजीशन पे। यानी कि ये जो मॉडल है वो बेसिकली हमें बताता है कि एक बैंक के फेल होने के यहाँ पर क्या चांसेस हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन आपको थोड़ा कंफ्यूज कर रहा था, क्या क्वेश्चन कह रहा है, व्हाट डज द आईआरएस मॉडल असेस टू डिटरमाइन बैंक रिस्क ऑफ फेलियर, यानी कि बैंक के फेल होने के क्या चांसेस है, क्या रिस्क है, उसको डिटरमाइन करने के लिए आईआरएस मॉडल क्या चीजें यहाँ पर असेस करता है। तो अब आपको क्वेश्चन यहाँ पर अच्छे से क्लियर हो गया होगा, क्योंकि देखो कई बार क्या होता है कि आंसर आपको पता होता है पर आप क्वेश्चन को अच्छे तरीके से समझ नहीं पाते हो और गलत आंसर हो जाता है। तो क्वेश्चन को समझना यहाँ पर काफी ज्यादा जरूरी होता है। अब क्या क्या चीजें, पहले देखो, ओनली द बैंक्स कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो, सिर्फ कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो को यहाँ पर चेक किया जाता है, उसको असेस किया जाता है। या फिर सोली द इफेक्टिवनेस ऑफ बैंक्स इंटरनल कंट्रोल सिस्टम, हमारा जो इंटरनल कंट्रोल सिस्टम है उसकी इफेक्टिवनेस को चेक किया जाता है। या फिर द मार्केट वैल्यू ऑफ बैंक्स लोन पोर्टफोलियो एंड इन्वेस्टमेंट ऑन इनहेरिट रिस्क कैटेगरीज, कंट्रोल गैप्स एंड गवर्नेंस वीकनेस। तो हमारा जो आंसर रहेगा वो ऑप्शन डी रहेगा। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो देखो ये जो मॉडल है वो सबसे पहले बैंक यहाँ पर जो भी रिस्क फेस कर रहा है ना उसको असेस करता है, जिसके अंदर क्रेडिट, हमारा मार्केट, इंटरेस्ट रेट रिस्क, एक्सचेंज रेट रिस्क, सभी चीजें आ जाती है। उसके बाद जो कंट्रोल गैप्स है, यानी कि हमारा जो इंटरनल कंट्रोल सिस्टम है जिससे हम उस रिस्क को मैनेज करते हैं, उसके अंदर जो भी वीकनेसेस होते हैं, जो भी गैप्स होते हैं, उनको भी असेस करता है। जो हमारा गवर्नेंस सिस्टम है वो कैसा है, उसकी जो वीकनेस है उसको भी यहाँ पर आइडेंटिफाई जो है वो करता है। और इन सभी चीजों को आइडेंटिफाई करने के बाद ये मॉडल हमें बताता है कि किसी भी बैंक के फेल होने के क्या चांसेस हैं, यानी कि रिस्क ऑफ फेलियर यहाँ पर कितना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, व्हाट फैक्टर्स आर कंसीडर्ड एज इनपुट फॉर आईआरएस मॉडल। ठीक है, अब ये इनपुट क्या है ये थोड़ा सा मैं आपको समझा। देखो
कोई भी मॉडल हो, कोई भी यहाँ पर मॉडल हो, पहले हमें उसे इनपुट प्रोवाइड करना होता है, फिर उसके बाद उसके ऊपर प्रोसेसिंग की जाती है, फिर यहाँ पर आउटपुट जनरेट होता है। जैसे नॉर्मली अगर मैं आपको कंप्यूटर की एग्जांपल दूं, जैसे कंप्यूटर की एग्जांपल दूं, तो पहले आपको इनपुट देना पड़ता है। इनपुट मतलब कीबोर्ड पे कुछ टाइप करना पड़ता है, जैसे कि आप यहाँ पर लिख दोगे कि मुझे सबसे बड़ी सिटी का नाम जानना है, तो आपने क्या किया, इनपुट दिया, कंप्यूटर उसके ऊपर प्रोसेसिंग करेगा, फिर आपको यहाँ पर आउटपुट देगा, ठीक है। तो जो आईरिस मॉडल है उसके अंदर कौन कौन सी ऐसी चीज है जिसको हम एज अ इनपुट यहाँ पर यूज करते हैं ताकि आउटपुट हम जनरेट कर सके, ठीक है। पहला, असेसमेंट ऑफ बिजनेस रिस्क, तो यहाँ पर बैंक जो भी बिजनेस रिस्क फेस कर रहा है उसको यहाँ पर असेस किया जाता है, तो बिल्कुल ये हमारा इनपुट होता है। तो बैंक जो भी क्रेडिट रिस्क फेस कर रहा है, मार्केट रिस्क फेस कर रहा है, लिक्विडिटी, ऑपरेशनल कंप्लायंस रिस्क, उसको यहाँ पर असेस किया जाता है और एज ए इनपुट यूज किया जाता है। नेक्स्ट, इवैल्यूएशन ऑफ इफेक्टिवनेस ऑफ गवर्नेंस एंड ओवरसाइट फंक्शन, ठीक है। तो हमारे जो यहाँ पर गवर्नेंस सिस्टम है, जो ओवरसाइट फंक्शन है बैंक का, वो कैसा है, उसकी यहाँ पर इवोल्यूशन की जाती है, तो ये भी हमारा इनपुट होता है। कहने का मतलब क्या है कि हमारे जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है, जो सीनियर मैनेजमेंट है, वो कितने अच्छे तरीके से बैंकिंग ऑपरेशंस को मैनेज कर पा रहे हैं, ओवरसी कर रहे हैं, गवर्न कर रहे हैं, उन सब उसकी इफेक्टिवनेस को हम चेक करते हैं। नेक्स्ट क्या है, असेसमेंट ऑफ कैपिटल लेवल्स, तो जो कैपिटल लेवल्स हैं उसको भी असेस किया जाता है। जैसे कि हम यहाँ पर कैपिटल टू रिस्क वेटेड रेशियो को कैलकुलेट करते हैं, और जो क्वालिटी है कैपिटल की उसे भी हम यहाँ पर कैलकुलेट करते हैं। नेक्स्ट क्या है, एनालिसिस ऑफ इंपैक्ट ऑफ आइडेंटिफाई रिस्क ऑन द बैंक, तो हम ये भी आइडेंटिफाई करते हैं, मतलब असेस करते हैं कि जो हमने रिस्क को आइडेंटिफाई किया है उसका क्या इंपैक्ट पड़ेगा बैंक के ऊपर, उसकी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस के ऊपर, फाइनेंशियल पोजीशन के ऊपर। तो ये सारी चीजें जो है वो एज अ इनपुट यूज की जाती है इस मॉडल के अंदर, और इन सभी चीजों का हम स्टडी करते हैं। तो हमारा जो ऑप्शन सी होगा वो करेक्ट आंसर रहेगा, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ठीक है। दो बार यहाँ पर ये आया था, तो ऑप्शन डी है वैसे तो। नेक्स्ट क्या है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन आउटपुट जनरेटेड बाय आईआरएस मॉडल, तो जब हम यहाँ पर इनपुट प्रोवाइड करते हैं तो जो आईआरएस मॉडल है इसमें से कौन सा ऐसी चीज है जो कि आउटपुट नहीं होता है आईआरएस मॉडल का। पहला, बैंक्स एग्रीगेट रिस्क स्कोर, तो ये हमारा इंपॉर्टेंट आउटपुट होता है। देखो, जब हम जितने भी रिस्क हैं, ठीक है, उनको असेस करते हैं तो हमें पता लगता है कि बैंक यहाँ पर ओवरऑल रिस्क यहाँ पर कितना फेस कर रहा है। तो एग्रीगेटेड रिस्क स्कोर यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट आउटपुट होता है जिससे हमें क्यूमुलेटिव रिस्क एक्सपोजर के बारे में पता लगता है। उसके बाद बैंक्स रिस्क ऑफ फेलियर, यानी कि बैंक के फेल होने की क्या चांसेस है, क्या रिस्क है, उसके बारे में भी हमें यहाँ पर पता लगता है, ठीक है। उसके बाद एडिशनल कैपिटल रिक्वायर्ड बाय बैंक, यानी कि बैंक को कितनी और कैपिटल की जरूरत है अपने रिस्क को प्रॉपर्ली मैनेज करने के लिए, एब्जॉर्ब करने के लिए, तो इसके बारे में भी यहाँ पर पता लगता है। उसके बाद परसेंटेज ऑफ लोन डेटर पास्ट ड्यू और डिफॉल्ट कंपेयर टू द टोटल आउटस्टैंडिंग लोन पोर्टफोलियो, यानी कि बैंक ने यहाँ पर जो टोटल लोन्स प्रोवाइड किए उसमें से कितने लोन है जो कि अभी ड्यू पड़े हैं, उनकी रीपेमेंट अभी नहीं हुई है या फिर डिफॉल्ट हो गई है, तो ये हमारा आउटपुट नहीं होता है। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। बाकी ये तीन इंपॉर्टेंट आउटपुट होते हैं आईआरएस मॉडल के, बैंक का एग्रीगेट रिस्क स्कोर कितना है, बैंक के फेल होने के क्या चांसेस है, और एडिशनल कैपिटल हमें कितनी रिक्वायर्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, व्हाट स्केल डज आईआरएस मॉडल यूज टू स्कोर गैप रिस्क एट द फर्स्ट स्टेप, तो जो हमारा कंट्रोल गैप रिस्क है, ठीक है, उसको स्कोर करने, उसका जो स्कोर होता है वो किस रेंज में होता है। ऑप्शन है स्केल फ्रॉम 1 to 5 जिसमें लोएस्ट हाईएस्ट है, उसके बाद स्केल 1 to 4 जिसमें हाईएस्ट लोएस्ट है, या फिर स्केल 1 to 4 जिसमें लोएस्ट और हाईएस्ट है, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। तो अगर मान के चलो जो स्कोर है वो 1 है तो जो रिस्क है वो कम है, लोएस्ट है। अगर स्कोर 4 है तो यहाँ पर हाईएस्ट रिस्क जो है वो देखने को मिलेगा। नेक्स्ट देखो क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट एक्यूरेटली रिफ्लेक्ट्स अ सुपरवाइजरी इंटरवेंशन फॉर अ बैंक विद अ गुड ए रेटिंग, तो अगर मान के चलो हमारी जो बैंक है, हमारी जो बैंक है उसको यहाँ पर जो रेटिंग मिली है वो क्या मिली है, गुड मिली है, यानी कि ए रेटिंग मिली है, ठीक है। तो इसमें से कौन से स्टेटमेंट प्रॉपर्ली सुपरवाइजरी इंटरवेंशन को शो करा है, यानी कि जो आरबीआई उसकी क्या अप्रोच रहेगी उस बैंक को रेगुलेट और सुपरवाइज करने की, यानी कि वो ज्यादा अटेंशन देगा या फिर कम अटेंशन देगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले यहाँ पर जो सुपरवाइजरी रेटिंग है और जो एक्शन रिक्वायर्ड होता है उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो देखो, अगर यहाँ पर हमारी जो रेटिंग है, सुपरवाइजरी रेटिंग है, वो यहाँ पर गुड है, ए मिली हुई है, तो उस केस में जो आरबीआई उसको सुपरवाइजरी इंटरवेंशन जो है वो कम करनी होती है, मतलब कि उसे ज्यादा बैंकों को सुपरवाइज करने की जरूरत नहीं होती क्योंकि वो कम रिस्क यहाँ पर फेस कर रही है। उसके बाद अगर यहाँ पर जो रेटिंग है वो सेटिस्फैक्टरी यानी कि बी मिली हुई है, तो उसके अंदर कुछ यहाँ पर एरियाज ऐसे हैं जहां पर चिंता की बात है, पर उसको हम रिस्क कंट्रोल को इंप्रूव करके ठीक कर सकते हैं, यानी कि यहाँ पर भी
ज्यादा सुपरविजन नहीं होती है। नेक्स्ट है अनसेटिस्फैक्टरी। अगर किसी को सी रेटिंग मिला है तो इसका मतलब क्या है कि जो यहाँ पर रिजल्ट्स हैं, यानी कि जो हमारा फेलियर होने के जो चांसेस है वो हायर है, जो एक्सेप्टेबल लेवल है। देखो आरबीआई यहाँ पे डिसाइड कर सकता है कि जो रिस्क फेलियर है वो 5% होना चाहिए, पर जब सी मिल गया तो इसका मतलब क्या है कि जो रिस्क ऑफ फेलियर है वो इससे एक्सीड कर गया है, यानी कि अनसेटिस्फैक्टरी है। तो इस केस में हमारा जो आरबीआई है वो यहाँ पर एक रिस्क मिटिगेशन प्लान बनाएगा। उसके बाद इसको बैंकों को इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। उसके बाद है पुअर। अगर किसी को डी रेटिंग मिले तो यहाँ पर तो बहुत ज्यादा चिंता की बात है। तो यहाँ पर जो रिस्क ऑफ फेलियर है वो काफी ज्यादा होता है, जिसकी वजह से जो बैंक है उसको अपने बिजनेस ऑपरेशंस को, बिजनेस स्ट्रेटजीज को दोबारा से रीस्ट्रक्चर करना होता है और एडिशनल कैपिटल भी यहाँ पर रेज करने की जरूरत होती है। नेक्स्ट है वेरी पुअर। अगर किसी को ई रेटिंग मिल गई तो उसका काम खत्म है। इसका मतलब क्या होगा कि जो बैंक है वो और यहाँ पर अपने फंक्शन को परफॉर्म नहीं कर सकती है। इसके लिए आरबीआई उसको या तो बंद कर देता है या फिर किसी दूसरी बैंक के साथ उसको मर्ज कर देता है या फिर अमलगामेट कर देता है। तो ये सारे एक्शन जो है वो लिए जाते हैं आरबीआई के द्वारा। क्लियर है? अब इस क्वेश्चन का आंसर देखो, तो जहां पर जो रेटिंग है वो ए है, इसका मतलब क्या होगा, सुपरविजन जो है वो कम होगी। तो हमारा जो बी ऑप्शन होगा वो करेक्ट होगा, क्योंकि द बैंक ऑपरेट्स विद लिमिटेड सुपरवाइजरी ओवरसाइट ड्यू टू लो रिस्क प्रोफाइल। तो बैंक का जो रिस्क प्रोफाइल है वो लो है, जिसकी वजह से उसके ऊपर जो सुपरविजन है वो यहाँ पर कम की जाती है, यानी कि कम उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगाई जाती है। ठीक है, बाकी ऑप्शन देख लो। बैंक रिक्वायर्स अ मैंडेटरी रिस्क मिटिगेशन प्लान। तो बैंक को एक मैंडेटरी रिस्क मिटिगेशन प्लान की जरूरत है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। बैंक नीड्स टू इंप्रूव इट्स रिस्क कंट्रोल टू एड्रेस क्रिटिकल सुपरवाइजरी कंसर्न। तो ये भी हमारा नहीं है। तो ऑप्शन ऑप्शन हमारा जो बी है वो क्या होगा, करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एक्टिव ओवरसाइट बाय सुपरवाइजरी अथॉरिटी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को करने से पहले एक कॉन्सेप्ट मैं आपको क्लियर करवाना चाहता हूं, वो है सुपरवाइजरी स्टांस या फिर इंटरवेंशन। यानी कि हमारा जो आरबीआई है, ठीक है, जब वो बैंकों को सुपरवाइजन करेगा तो वो किस तरीके से यहाँ पर सुपरविजन करेगा। तो इसके बेस पर हम यहाँ पर जो सुपरवाइजरी स्टांस है उसको कई कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। जैसे कि पहला आता है बेसलाइन मॉनिटरिंग। बेसलाइन मॉनिटरिंग के अंदर हमारा जो आई है आरबीआई है वो यहाँ पर शॉर्ट ड्यूरेशन के ऊपर जो है मतलब शॉर्ट ड्यूरेशन के ऊपर जितने भी रेगुलेटरी रिटर्न सबमिट करवाए हैं बैंक ने, उसको वेरीफाई करेगा कि वो एक्यूरेट और लेबल है या फिर नहीं। ठीक है, कहने का मतलब क्या है कि जो बैंक है उसने आरबीआई के पास जो भी डाटा, डॉक्यूमेंट्स, इंफॉर्मेशन सबमिट करवाई है उसको वो शॉर्ट ड्यूरेशन के ऊपर क्या करेगा, वेरीफाई करेगा कि वो एक्यूरेट लेबल है कि नहीं। इसका जो मेन पर्पस होता है वो यही होता है कि जो भी डाटा बैंक के द्वारा रिपोर्ट किया जा रहा है आरबीआई को, उसकी इंटीग्रिटी और लायबिलिटी को इंश्योर करना, मेंटेन करके रखना। नेक्स्ट है क्लोज मॉनिटरिंग। तो यहाँ पर जो सुपरविजन की अप्रोच होती है वो थोड़ी सी हाई होती है, मतलब कि ज्यादा सुपरविजन की जाती है। तो यहाँ पर देखो जो ऑफसाइट मॉनिटरिंग होती है उसको इनहांस कर दिया जाता है, उसकी फ्रीक्वेंसी यहाँ पर इंक्रीज कर दी जाती है, साथ के साथ जो रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट है उनको भी यहाँ पर इंक्रीज कर दिया जाता है। जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है वो यही होता है कि हमें बैंकिंग एक्टिविटीज, फाइनेंशियल हेल्थ और जो भी रिस्क है उनको क्लोजली यहाँ पर ट्रैक करना है, ताकि हम समय रहते उसको ठीक कर सके। नेक्स्ट है एक्टिव ओवरसाइट। एक्टिव ओवरसाइट के अंदर जो एक्सटर्नल ऑडिटर है उनको यहाँ पर अपॉइंट किया जाता है और उनको मैंडेटली कहा जाता है कि उन्हें ऑडिटिंग का जो स्कोप है ना उसको थोड़ा सा एक्सटेंड करना है। ठीक है, और कुछ एडिशनल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और एडिशनल प्रोसीजर्स को उन्हें रिव्यू करना है और ऑडिटिंग प्रॉपर तरीके से परफॉर्म करना है। ठीक है, इसके अंदर जो ऑन साइट ट्रांजेक्शन टेस्टिंग होती है उसको भी हम इंक्रीज कर देते हैं, एक्सटेंसिव ऑन साइट ट्रांजेक्शन टेस्टिंग का हम यूज करते हैं। नेक्स्ट है करेक्टिव एक्शन। करेक्टिव एक्शन के अंदर जो हमारे ऑन साइट विजिट्स होते हैं उनको हम इंक्रीज कर देते हैं। जो सुपरवाइजरी सर्विलेंस होती है वो भी कंटिन्यूस बेसिस पे यहाँ पे जो है वो किए जाते हैं। इसका मेन पर्पस यही होता है कि जितने भी डेफिशिएंसीज हैं, रिस्क हैं, उनको हम प्रॉपर्ली यहाँ पर एड्रेस जो है वो कर सके। तो ये हमारे क्या थे, सुपरवाइजरी स्टांस। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन था, तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा था विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एक्टिव ओवरसाइट। तो ये हमारा एक सुपरवाइजरी स्टांस है, तो कौन सा कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है। पहला, इंक्रीज फ्रीक्वेंसी एंड डिटेल ऑफ रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट फ्रॉम द बैंक। ठीक है, तो यहाँ पर जो फ्रीक्वेंसी है और जो डिटेल्ड रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट है उसको यहाँ पर इंक्रीज कर दिया गया। या फिर मैंने मैंडेटिंग एक्सटर्नल ऑडिटर टू एक्सपैंड द स्कोप ऑफ देयर फाइनेंशियल रिव्यू। तो जो एक्सटर्नल ऑडिटर है उन्हें बोला गया कि अपना जो स्कोप है फाइनेंशियल रिपोर्ट का उसको एक्सटेंड किया जाए, और साथ के साथ जो हमारी ऑन साइट ट्रांजेक्शन टेस्टिंग है उसे भी हमें एक्सटेंसिव यहाँ पर यूज करना है। शॉर्ट फोकस विजिट्स टू वेरीफाई द एक्यूरेसी ऑफ रेगुलेटरी रिपोर्ट। तो हमारा जो आंसर रहेगा वो रहेगा हमारा फर्स्ट
थर्ड एंड सेकंड, फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो हमारा ऑप्शन ए हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो हमारा क्या है, व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन फ्रेमवर्क इंप्लीमेंटेड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो सबसे पहले प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन फ्रेमवर्क है क्या, इसका यहाँ पर मतलब समझ लेते हैं, ठीक है। तो प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन फ्रेमवर्क एक ऐसा फ्रेमवर्क होता है जिसका यूज करके जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है वो ऐसी बैंक्स को यहाँ पर आइडेंटिफाई करता है जिसके अंदर किसी भी तरह की यहाँ पर फाइनेंशियल प्रॉब्लम होती है या फिर किसी भी तरह का यहाँ पर फाइनेंशियल स्ट्रेस होता है, ताकि उस फाइनेंशियल प्रॉब्लम को अर्ली स्टेजेस पे फाइंड आउट करके यहाँ पर ठीक जो है वो किया जा सके और बैंक जो है वो लॉन्ग टाइम के अंदर ऑपरेट जो है वो कर सके, ठीक है। कई बार क्या होता है कि कोई बैंक यहाँ पर कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम यहाँ पर फेस कर रही होती है, प्रॉब्लम जो है वो छोटी सी होती है, अर्ली स्टेज में होती है, पर धीरे धीरे उस प्रॉब्लम की वजह से कुछ और प्रॉब्लम क्रिएट होती है जिससे लास्ट में जो बैंक है वो यहाँ पर बंदी हो जाती है। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आरबीआई ने इस फ्रेमवर्क को इंप्लीमेंट किया था, जिसके अंदर वो क्या करता है, ऐसे बैंक जो कि यहाँ पर फाइनेंशियल प्रॉब्लम है में फंसी हुई है और अर्ली स्टेज के अंदर है उसको आइडेंटिफाई कर लेते हैं और कुछ यहाँ पर करेक्टिव एक्शन लेती है आरबीआई, ताकि इस फाइनेंशियल प्रॉब्लम से बैंक को यहाँ पर निकाला जा सके। बेसिकली इस फ्रेमवर्क के अंदर आरबीआई यहाँ पर बैंकों के ऊपर जो यहाँ पर किसी भी तरह की फाइनेंशियल प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं उनके ऊपर कुछ यहाँ पर रिस्ट्रिक्शन लगा देते हैं, जैसे कि वो डिविडेंड पे नहीं कर सकते हैं, वो यहाँ पर ब्रांचेस को एक्सपैंड नहीं कर सकते, कुछ खास केसेस में कैपिटल एक्सपेंडिचर भी नहीं कर पाते हैं, ताकि जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम है उनकी यहाँ पर दूर हो सके और जैसे वो एक बार रिकवर हो जाती है तो फिर से वो नॉर्मल हो जाती है। तो पर्पज इसका क्या है, पर्पज यही है कि ऐसी बैंक जिसके अंदर किसी भी तरह का यहाँ पर फाइनेंशियल स्ट्रेस है उनको अर्ली स्टेज के अंदर आइडेंटिफाई कर लिया जाए और उसको एड्रेस किया जाए, ताकि लॉन्ग टर्म के अंदर जो बैंक है वो यहाँ पर ऑपरेट हो सके। तो ऑप्शन डी हमारे यहाँ पर क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। बाकी ऑप्शन देख लो, तो यहाँ पर एक एडिशनल कैपिटल रिक्वायरमेंट यहाँ पर बैंकों के ऊपर इंप्लीमेंट करना चाहते हो तो ये ऑब्जेक्टिव नहीं होता है। टू मॉनिटर बैंक एक्टिविटीज एंड फाइनेंशियल हेल्थ क्लोजली, तो ये भी हमारा ऑब्जेक्टिव नहीं होता है, ठीक है। अब कई स्टूडेंट कहेंगे नहीं सर ये तो होना चाहिए, पर ऐसा नहीं है। देखो मेन ऑब्जेक्टिव की यहाँ पर बात की जा रही है, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव की, तो ये हमारा इनडायरेक्ट हो सकता है, पर मेन ऑब्जेक्टिव तो यही है कि फाइनेंशियल स्ट्रेस वाले बैंकों को हमें यहाँ पर आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। उसके बाद टू रिस्ट्रिक्ट डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन एंड रेमिटेंस ऑफ प्रॉफिट बाय बैंक, तो ये भी हमारा ऑब्जेक्टिव नहीं होता है। हालांकि अगर कोई बैंक यहाँ पर आ जाती है इस फ्रेमवर्क के अंदर तब उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगाई जाती है, पर ऐसा थोड़ी है कि कोई नॉर्मल बैंक भी है तो उसके ऊपर भी रिस्ट्रिक्शन लगाना है, तो ऐसा नहीं होता है। नेक्स्ट बात करते हैं, विच पैरामीटर्स आर मॉनिटर्ड अंडर पीसीएफ फ्रेमवर्क फॉर शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक। तो जो शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक के लिए पीसीएफ फ्रेमवर्क है उसके अंदर कौन से ऐसे पैरामीटर्स जिनको यहाँ पर मॉनिटर किया जाता है और आइडेंटिफाई किया जाता है कि बैंक के अंदर कोई भी फाइनेंशियल स्ट्रेस है। जैसे देखो मैंने आपको बताया कि पीसीएफ फ्रेमवर्क के अंदर वो सारी बैंक्स आती हैं जिसके अंदर किसी भी तरह की फाइनेंशियल प्रॉब्लम है। अब आरबीआई कैसे पता लगाए, आरबीआई कैसे पता लगाए कि कौन सी बैंक यहाँ पर फाइनेंशियल प्रॉब्लम से जूझ रही है, ठीक है, उसके अंदर किसी भी तरह के फाइनेंशियल स्ट्रेस है, तो आरबीआई इसके लिए कुछ यहाँ पर पैरामीटर यूज करता है। क्या करता है, यहाँ पर कुछ पैरामीटर यूज करता है और उसको स्टडी करके वो पता लगाता है कि बैंक के अंदर कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम है या फिर नहीं है। वो क्या है, पहला प्रॉफिटेबिलिटी, लिक्विडिटी, गवर्नेंस, कैपिटल, एसेट क्वालिटी, लीवरेज, मार्केट शेयर, कस्टमर सेटिस्फेक्शन, इनोवेशन, ब्रांच एक्सपेंशन, टेक्नोलॉजी अडॉप्शन, वर्कफोर्स डाइवर्सिटी। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। तो कैपिटल, एसेट क्वालिटी एंड लीवरेज, ये तीन इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स होते हैं जो कि यहाँ पर आरबीआई कंसीडर करता है। कैपिटल से आरबीआई को ये पता लगता है कि जो हमारी बैंक है उसने कितना कैपिटल यहाँ पर मेंटेन किया हुआ है और हमें और कैपिटल की जरूरत तो नहीं है, ठीक है। उसकी क्वालिटी भी चेक की जाती है। उसके बाद एसेट क्वालिटी, इसके अंदर जो बैंक की एसेट्स हैं उनको यहाँ पर चेक किया जाता है, कौन सी एसेट अच्छी है, उसकी क्वालिटी कैसी है, स्टैंडर्ड एसेट कितनी है, एनपीए कितनी है, ठीक है। उसके बाद है लीवरेज, यानी कि जो बैंक है वो अपने फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए कितना यहाँ पर डेट जो है ले रही है, कि उसके ऊपर लोन वगैरह कितना है, उसके बारे में हम यहाँ पर पता लगाते हैं। और इस सारे पैरामीटर्स हम देखेंगे कि जो बैंक है उसकी उसका जो मतलब कि वो फाइनेंशियल प्रॉब्लम फेस कर रही है या फिर नहीं। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग रेशियो इज नॉट यूज्ड टू ट्रैक द इंडिकेटर विद इन द पीसीएफ फ्रेमवर्क। तो हमारे जो पीसीएफ फ्रेमवर्क उसके अंदर तीन यहाँ पर हमारे इंडिकेटर है, कौन कौन से हैं, तो कैपिटल, एसेट क्वालिटी और लीवरेज। अब उनको ट्रैक करने के लिए हम यहाँ पर कुछ रेशियोज का यूज करते हैं। तो कौन सा ऐसा रेशियो है जो कि हम यूज नहीं करते हैं, वो क्वेश्चन पूछ रहा है। पहला रिटर्न ऑन इक्विटी रेशियो, नेट एनपीए रेशियो, सीआरएआर कॉमन इक्विटी टायर वन रेशियो, या फिर टायर वन लीवरेज रेशियो। तो फटाफट से इसका आंसर बता दीजिए, इसका आंसर क्या होगा। तो आंसर क्या होगा, ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। रिटर्न ऑन इक्विटी रेशियो ये कोई रेशियो नहीं होती है। नेट एनपीए रेशियो से हम यहाँ पर जो एसेट की क्वालिटी है उसका यहाँ पर पता लगाते हैं। हम पता लगाते हैं कि जो एसेट्स है उसका कितना हिस्सा यहाँ पर एनपीए बन चुका है, ठीक है। उसके बाद जो CRAR है, कॉमन इक्विटी टायर वन रेशियो, इससे हम पता लगाते हैं जो हमारी कैपिटल है उसकी क्वालिटी यहाँ पर कैसी, जो हमारी कैपिटल उसकी क्वालिटी कैसी है।
और टायर 1 लीवरेज रेशियो से हम यहाँ पर लीवरेज का जो है वो पता लगाते हैं। तीनों इंडिकेटर के लिए तीन यहाँ पर रेशियोज जो है जिसका हम यहाँ पर यूज जो है वो करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, which action is considered mandatory under the PCF framework when a bank breaches risk threshold? ठीक है, अब देखो हमारा जो आरबीआई है ना, हमारा जो आरबीआई है, जब वो डिसाइड कर रहा होता है कि कौन सी बैंक यहाँ पर पीसीएफ फ्रेमवर्क के अंदर आएगी कौन सी नहीं, तो आरबीआई ने यहाँ पर कुछ रिस्क थ्रेशहोल्ड यहाँ पर डिसाइड किया है। जैसे ही कोई बैंक उन रिस्क थ्रेशहोल्ड को ब्रेक करती है, उसको इंक्रीज करती है, तो उस केस में क्या होता है, वो पीसीएफ फ्रेमवर्क के अंदर आ जाती है। जैसे अगर मान के चलो, आरबीआई ने बोला है जो कैपिटल रेशियो है, ठीक है, वो जो हमारी मान के चलो जो सीआरआर रेशियो है वो 10% होनी चाहिए। ये क्या है, रिस्क बेस है। और साथ में ये भी बोल दिया है कि हमारी जो ये रेशियो है वो यहाँ पर एक पॉइंट ऑफ टाइम पर 1% से इंक्रीज कर सकती है और 1% से डिक्रीज हो सकती है, यानी कि ये कम से कम 9 होनी चाहिए और मैक्सिमम यहाँ पर 11% होनी चाहिए। वैसे मैक्सिमम पे कोई लिमिट नहीं होती, पर मैंने आपको समझाने का पर्पज से बता दिया। ठीक है, तो ये जो थ्रेशोल्ड लिमिट है, जैसे ही बैंक इसको ब्रेक करते, चाहे कम हो गई चाहे ज्यादा हो गई, तो उस केस में वो पीसी फ्रेमवर्क के अंदर आ जाते हैं। अब मैं एक बार और मैं आपको बता दूं कि जो हमारी कैपिटल है वो जितनी ज्यादा उतना बेहतर है, तो मैक्सिमम के ऊपर कोई लिमिट नहीं होती है, पर ये मैंने जस्ट एग्जांपल के लिए आपको यहाँ पर समझा दिया था, तो आपको कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। ठीक है, अब देखो ये जो हमारे रिस्क है, जो करेक्टिव एक्शन है पीसीबी के अंदर, ये डिपेंड करता है कि आपने किस रिस्क थ्रेशोल्ड को यहाँ पर ब्रेक किया है, उसको इंक्रीज किया। जैसे हमारे जो रिस्क थ्रेशोल्ड है वो 3 है। ठीक है, रिस्क थ्रेशोल्ड कितने हैं, यहाँ पर 3 है। और जैसे जैसे बैंक इनको ब्रेक करता रहता है, इनके ऊपर जो रिस्ट्रिक्शन है वो इंक्रीज रहती है। जैसे ही कोई बैंक रिस्क थ्रेशोल्ड 1 को यहाँ पर ब्रेक करता है, तो उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन आ जाते हैं कि वो डिविडेंड और डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पर पे नहीं कर सकता, यानी कि वो जो भी प्रॉफिट कमाएगा उसको अपने पास संभाल के रखना पड़ेगा, वो उसको एज अ डिस्ट्रीब्यूशन, जो एज अ डिविडेंड अपने शेयर होल्डर्स को वो नहीं दे सकता है। ठीक है, साथ के साथ हमारे जो प्रमोटर्स है, ऑनर्स है, उनको यहाँ पर कैपिटल जो है वो लेकर आनी पड़ेगी। तो ये दो इंपॉर्टेंट यहाँ पर रिस्ट्रिक्शन है। पहला कि जो बैंक है वो डिविडेंड यहाँ पर पे नहीं कर सकते। दूसरा कि जो ऑनर्स है, प्रमोटर्स है, उनको एडिशनल कैपिटल लेकर आनी पड़ेगी। उसके बाद है रिस्क थ्रेशोल्ड 2। जैसे कोई रिस्क थ्रेशोल्ड 2 को ब्रेक करती है बैंक, तो उसके ऊपर थ्रेशोल्ड 1 की जितने भी मैंडेटरी एक्शन है वो तो एप्लीकेबल होती है, साथ के साथ वो यहाँ पर ब्रांच को भी एक्सपेंड नहीं कर सकते, ना ही डोमेस्टिकली ना ही ओवरसीज। तो एक रिस्ट्रिक्शन यहाँ पे बढ़ गई कि वो ब्रांच इंस्पेक्शन अपनी मर्जी से नहीं कर सकते। नेक्स्ट है रिस्क थ्रेशोल्ड 3। जैसे रिस्क थ्रेशोल्ड 3 को यहाँ पर ब्रेक किया जाए, तो जो हमारे थ्रेशोल्ड 1 और थ्रेशोल्ड 2 के जो मैंडेटरी एक्शन थे वो तो इंप्लीमेंट होते हैं, साथ के साथ जो बैंक है वो यहाँ पर कैपिटल एक्सपेंडिचर भी यहाँ पर नहीं कर सकती है। हालांकि अगर किसी टेक्नोलॉजी को अपग्रेड करने के लिए कैपिटल एक्सपेंडिचर किया जा रहा है और वो बोर्ड लिमिट के अंदर आता है, तो वहां पर वो कैपिटल एक्सपेंडिचर कर सकती है। तो यहाँ पर आपने देखा 3 रिस्ट्रिक्शन है, डिविडेंड पे नहीं कर सकती, ब्रांच एक्सपेंड नहीं कर सकती और कैपिटल एक्सपेंडिचर भी नहीं कर सकते। अब यहाँ पर आप देखोगे कि ये क्या है, डिस्क्रिशनरी एक्शन। तो देखो पीसीए फ्रेमवर्क के अंदर दो एक्शन है, दो तरह के एक्शन है, एक है मैंडेटरी एक्शन, एक है डिस्क्रिशनरी एक्शन। जो मैंडेटरी एक्शन है वो बैंक को कंपलसरी यहाँ पर मानना होता ही है। जैसे कि अगर पीसीए फ्रेमवर्क में आया तो वो रिस्ट्रिक्शन जो डिविडेंड है उसको वो डिस्ट्रीब्यूट कर ही नहीं सकती है। पर कुछ डिस्क्रिशनरी ऑप्शन भी होते हैं, ये बेसिकली ऑप्शनल होते हैं। यहाँ पर जो आरबीआई वो अपने हिसाब से इसको यहाँ पर जो है डिसाइड करता है, यानी कि वो किसी बैंक पे से इंप्लीमेंट कर भी सकता है, किसी को नहीं कर सकता। अब ये क्या है, तो देखो स्पेशल सुपरवाइजरी हो गया, स्ट्रेटजी रिलेटेड, गवर्नेंस रिलेटेड, कैपिटल रिस्क, क्रेडिट रिस्क रिलेटेड, मार्केट रिस्क रिलेटेड, एचआर रिलेटेड, प्रॉफिटेबिलिटी रिलेटेड और ऑपरेशंस रिलेटेड। ठीक है, या फिर एनी अदर स्पेसिफिक एक्शन अगर आरबीआई यहाँ पर ठीक समझे, तो ये हमारे क्या होता है, डिस्क्रिशनरी एक्शन होता है, जो कि ऑप्शनल होते हैं, मैंडेटरी नहीं होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, when does a bank face additional restriction on capital expenditure under the PCA framework? तो अगर आप पीसीए फ्रेमवर्क की बात करें तो बैंक जो है वो किस थ्रेशोल्ड के अंदर कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं कर सकता। पहला, व्हेन इट ब्रीचेस द रिस्क थ्रेशोल्ड 1, या फिर इट ब्रीचेस रिस्क थ्रेशोल्ड 2, या फिर व्हेन इट ब्रीचेस रिस्क थ्रेशोल्ड 3। तो ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। जब एक बैंक यहाँ पर जो रिस्क थ्रेशोल्ड 3 है उसको ब्रीच करती है, तो वहां पर उसके कैपिटल एक्सपेंडिचर पे भी कुछ यहाँ पर रिस्ट्रिक्शन जो है वो लग जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन, revised prompt corrective action framework for scheduled commercial bank applies to scheduled commercial bank excluded। ठीक है, तो जो हमारा प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन फ्रेमवर्क था उसको यहाँ पर रिवाइज किया गया था। तो वो जो रिवाइज हमारा फ्रेमवर्क है वो शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स पे एप्लीकेबल होता है।
पर कुछ ऐसी बैंक है जिसके ऊपर वो एप्लीकेबल नहीं होता है। तो वो बैंक्स कौन सी है? पहला है स्मॉल फाइनेंस बैंक, दूसरा है पेमेंट बैंक, तीसरा है रीजनल रूरल बैंक, या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो हमारा जो आंसर रहेगा वो ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर। तो ये सारे के सारे हमारे यहाँ पर ऐसी बैंक्स हैं जिनके ऊपर ये जो रिवाइज प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन फ्रेमवर्क है वो यहाँ पर एप्लीकेबल नहीं होता है। क्लियर है आपको? नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज नॉट मैंडेटरी फॉर अ बैंक टू एग्जिट द पीसीएफ फ्रेमवर्क एंड हैव रिस्ट्रिक्शन विड्रॉ। ठीक है, तो पहली चीज आपको पता होगी कि मैंने आपको बताया कि जो बैंक यहाँ पर जब नॉर्मल कंडीशन में आती है तो पीसीएफ फ्रेमवर्क से उसे एग्जिट मिल जाता है और उसके ऊपर जो भी रिस्ट्रिक्शन है उसको विड्रॉ करवा लिया जाता है। पर कुछ कंडीशंस होती है जो कि बैंक को फुलफिल करनी पड़ती है। तो कौन सी ऐसी कंडीशन है जो कि मैंडेटरी नहीं होती है? तो पहला, नो ब्रीचेस इन रिस्क थ्रेशोल्ड फॉर एनी पैरामीटर इन 4 कंसेक्यूटिव क्वार्टरली फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है, तो एक साल के अंदर जो हमारी 4 कंसेक्यूटिव क्वार्टरली फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है उसके अंदर आपने किसी भी पैरामीटर से रिलेटेड कोई भी रिस्क थ्रेशोल्ड को ब्रीच नहीं किया होना चाहिए। तो ये बिल्कुल करेक्ट है, ये मैंडेटरी कंडीशन होती है। नेक्स्ट, इंक्रीजिंग ऑफ एटलीस्ट वन ऑडिटेड एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद इन 4 क्वार्टर। तो ये जो 4 क्वार्टर्स हैं उसके अंदर जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उसमें से कम एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऐसी होनी चाहिए जिसको एनुअल बेसिस पे हमें ऑडिट जो है वो करवाना पड़ता है। साथ के साथ डेमोन्स्ट्रेटिंग ऑन सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन कस्टमर डिपॉजिट ओवर द पास्ट ईयर। तो पिछले साल यहाँ पर अगर जो कस्टमर डिपॉजिट है उसमें सिग्निफिकेंट इंक्रीज देखने को मिला है तो ये हमारी कंडीशन नहीं होती है, मैंडेटरी कंडीशन नहीं होती है। नेक्स्ट है हमारा रिसीविंग अ पॉजिटिव सुपरवाइजरी असेसमेंट फ्रॉम आरबीआई इंक्लूडिंग कंफर्मेशन ऑफ सस्टेनेबल बैंक प्रॉफिटेबिलिटी। तो देखो हमने क्या किया है, जो आरबीआई है उससे एक असेसमेंट हमें मिल गई है। आरबीआई को लगता है कि जो बैंक है वो प्रॉपर तरीके से यहाँ पर काम कर रही है, ठीक है, और वो फ्यूचर में यहाँ पर सस्टेनेबल प्रॉफिट जो है वो कमाएगी। यानी कि आरबीआई के नजर में लगता है कि इसे पीसीए फ्रेमवर्क से रिमूव कर देना चाहिए। तो ये भी हमारी कंडीशन यहाँ पर होती है, ठीक है। तो फर्स्ट ए बी और डी ये 3 इंपॉर्टेंट कंडीशन होती है, पर सी यहाँ पर इंपॉर्टेंट मैंडेटरी कंडीशन नहीं होती है। तो हमारा जो ऑप्शन डी होगा वो यहाँ पर क्या होगा? करेक्ट आंसर रहेगा। क्या रहेगा यहाँ पर करेक्ट आंसर? सॉरी, हमारा जो ऑप्शन सी होगा वो हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर जो है वो है। तो यहाँ पर हमने डिटेल में डिस्कस कर लिया कि रिस्क बेस्ड सुपरविजन यहाँ पर क्या होती है और कैसे यहाँ पर जो है वो परफॉर्म की जाती है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पर एक बार कंपैरिजन करें कि जो रिस्क बेस्ड सुपरविजन है और जो हमारा नॉर्मल सुपरविजन अप्रोच है उसमें मेन डिफरेंस यहाँ पर क्या है, तो मेन डिफरेंस यही है कि रिस्क बेस्ड सुपरविजन के अंदर जो आरबीआई है वो बैंकों को सुपरवाइज करने से पहले पता लगाएगा कि बैंक यहाँ पर कौन कौन से रिस्क यहाँ पर फेस कर रहा है और जो रिस्क का लेवल होगा उसके हिसाब से वो यहाँ पर सुपरविजन परफॉर्म करेगा। अगर लेवल ज्यादा है मतलब बैंक यहाँ पर रिस्क ज्यादा फेस करे तो उसके ऊपर सुपरविजन ज्यादा की जाएगी, और अगर यहाँ पर जो रिस्क का लेवल है वो कम है तो सुपरविजन भी यहाँ पर कम ही की जाएगी। नॉर्मल सुपरविजन के अंदर जो आरबीआई है वो सभी बैंकों को एक तरीके से यहाँ पर सुपरवाइज करता है। जैसे अगर बैंक ने बोला कि हम तीन तीन ऑन साइड और 3 ऑफ साइड इंस्पेक्शन करेंगे तो वो सभी बैंकों की 3 ऑन साइड और 3 ऑफ साइड इंस्पेक्शन यहाँ पर करेगी। जो रिस्क का लेवल है वो यहाँ पर मैटर नहीं करता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर आपको किसी भी तरह का डाउट है, किसी भी क्वेश्चन में डाउट है, तो फटाफट से एक बार चैट बॉक्स में मैसेज करके बता दीजिए, और अगर आपको क्लियर हो गया तो एक बार मैसेज करके जरूर बता दीजिएगा। और अगर आप सिस्टमैटिक वे में पेपर 2 की प्रिपरेशन करना चाहते हो तो फटाफट से हमारे कोर्स में एनरोल कर लीजिए, जिसके अंदर हम आपको प्रोवाइड करवाते हैं कॉन्सेप्चुअल वीडियोस जो कि हमारे हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज के मिक्स में अवेलेबल होते हैं। इसी के साथ हम आपको मॉक टेस्ट, मेगा मॉक टेस्ट और ई पीडीएफ नोट्स भी प्रोवाइड करते हैं जिनकी हेल्प से आप इजीली रिवीजन कर सकते हो। और ये जो हमारी लाइव क्लासेस होते हैं वो आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में भी मिल जाती हैं। तो अगर आप सिस्टमैटिक वे में पेपर 2 की प्रिपरेशन करना चाहते हो तो फटाफट से हमारे कोर्स में एनरोल कर लीजिए। हमारे जो कोर्सेज है वो इजीली एक्सेसिबल है। अगर आप एक एंड्रॉइड यूजर हो तो आईआईपीएफ लर्निंग सेंटर एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए गूगल प्ले स्टोर से, और अगर आप एक आईएएस यूजर हो तो माइंड इंस्टीट्यूट ऐप डाउनलोड कर लीजिए ऐप स्टोर से। वहां पे आपको ऑर्गेनाइजेशन कोड यूज करना है GEGKT। तो फटाफट से इन एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए और हमारे कोर्सेज में एनरोल कर लीजिए। और अगर आप अभी हमारे कोर्स में एनरोल करते हो तो आपको लगभग 82% का ऑफ मिल जाता है हमारे कोर्सेज पे, जिसके लिए आपको कूपन कोड यूज करना होगा आशीष। तो फटाफट से इस कूपन कोड का यूज करके हमारे कोर्स में एनरोल कर लीजिए और हमारे टेलीग्राम चैनल को भी जरूर ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि हम इसमें एग्जाम से रिलेटेड, क्लासेस से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं वो डालते रहते हैं। और अगर आपको भी किसी भी तरह की क्वेरी आती है तो आप इस चैनल पे मैसेज कर सकते हो। तो फटाफट से हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए ताकि कोई इंपॉर्टेंट अपडेट आपसे मिस ना हो जाए। इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में
मिल जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। अगर सेशन अच्छा लगा तो सेशन को लाइक कर देना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और शेयर जरूर कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ, कलीग्स के साथ, ताकि वो भी इस सेशन का बेनिफिट ले सके। तो थैंक यू सो मच एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।